नमस्ते बालक और बालिकाएं, पहले हमने एग्रोनॉमी के 4 चैप्टर का रिवीजन किया था। आज हम एनिमल हस्बेंड्री का रिवीजन करते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। पशुओं की नस्ल तथा वर्गीकरण। पहला, जाति स्पीसीज। वह पशु जिनके गुण एवं उपयोगिता समान होती है वो क्या होते हैं? स्पीसीज होते हैं। नस्ल ब्रीड। वह पशु जिनकी आकृति एवं गुण आकृति गुण एवं उपयोगिता समान होती है वह नस्ल कहलाती है या ब्रीड कहलाती है। मतलब कि उनकी आकृति गुण समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नस्ल कहलाती है। प्रतिरूप। वह पशु जिनकी आकृति प्रकृति एवं गुण में समानता होती है वो प्रतिरूप कहलाते हैं। मतलब कि आकृति गुण एवं उनमें समानता होती है। मिश्रित। जब एक से अधिक जातियां या विभिन्न नस्ल के पशुओं को आपस में मिलाया जाता है तो उन्हें मिश्रित कहते हैं। जब क्या होता है, एक ही जाति के विभिन्न नस्ल के पशुओं को आपस में मिलाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? मिश्रित कहते हैं। इकराह उद्देश्य। विभिन्न नस्लों की संतानों में एक ही प्रकार के गुण का पैदा होना इकराह उद्देश्य कहलाता है। दोहरे उद्देश्य। किसी नस्ल के संतानों में 2 प्रकार के गुण का पैदा करना क्या कहलाता है? दोहरी उद्देश्य। उदाहरण, अधिक दूध की गाय व अधिक काम करने वाली बैल। अपरणीय। वह पशु जिनके रंग, आकृति व शरीर के गुण में विभिन्नता पाई जाती है वो क्या होते हैं? अपरणीय। भारवाही। नस्ल की संतानों में दूध कम देने वाली गाय व अधिक काम करने वाली बैल होते हैं। गाय का नाम क्या है? एक गाय कितने प्रकार की? 2, देसी और विदेशी। देसी का नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिका, और इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 58। विदेशी का बॉस टार्सस, गुणसूत्र 60। भारतीय और विदेशी गायों में अंतर। इनमें भारतीय में क्या होता है? कुबड़ उपस्थित होता है और विदेशियों में कुबड़ अनुपस्थित होता है। भारतीय गाय में कमर धनुषाकार होती है और इसमें कमर क्या होती है? विदेशियों में समतल होती है। लटकते गलकंबल, मतलब उनके लटकते गलकंबल होते हैं और इसमें गलकंबल का अभाव होता है। गर्मी सहनशील वाली होती है और ये गर्मी असहनशील वाली होती है। भारतीय तो गर्मी सहनशील वाली होती है और ये असहनशील। इनमें भारतीयों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और विदेशियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। NBAGRI नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च, इसके अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त गायों की नस्लें कितनी हैं? 50। अब है भारतीय गाय क्या होती है? एक तो दुधारू नस्लें, एक द्विकाजी नस्लें और एक भारवाही नस्लें। तो दुधारू में कौन कौन सी आती है? साहिवाल, सिंधी, गिर, राठी, देवनी। द्विकाजी में थारपारकर, कांकरेज, हरियाणा, राठी, डांगी, मेवाती, अंगोला, निमाड़ी, देवली, पंगारू, गलाब और कृष्ण घाटी। भारवाही नस्लों में नागौरी, मालवी, अमृत महल, बच्चोर, पावर, खिल्लर, खेरीगढ़ और गंगातेरी, कैन, काथा। ये सारी भारवाही, ये द्विकाजी है और ये दुधारू। क्वेश्चन आता है दुधारू नस्ल लिखिए गायों की कौन कौन सी होती है, द्विकाजी नस्ल लिखिए, भारवाही नस्ल लिखिए। अब है NDRI राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था। NDRI करनाल हरियाणा द्वारा संकर गायों की नस्लें क्या होती है? इसके अनुसार संकर गायों की नस्लें कौन कौन सी है? एक तो करण फ्रीज है जो किससे बनी है? थारपारकर और हॉल्स्टीन फ्रीजियन के संकरण से क्या बना है? करण फ्रीज। अब करण स्वीज, साहिवाल और ब्राउन स्वीज के संकरण से क्या बनी है? करण स्वीज। फ्रीजवाल, हॉल्स्टीन फ्रीजियन और साहिवाल के मिश्रण से बनी है फ्रीजवाल। सर्वाधिक दूध देती है विदेशी गायों की नस्लें। क्या विदेशी गायों की नस्लें कौन कौन सी है? एक तो ब्राउन स्वीज है, एक जर्सी है, हॉल्स्टीन फ्रीजियन है, आयरशायर है। ये क्या है? सारी विदेशी नस्लें हैं। गाय से संबंधित जानकारियाँ। अभी क्या है? गाय से संबंधित जानकारियाँ, ये 12th में इतना आता नहीं है, ये जेट के हिसाब से। गाय के समूह को क्या कहते हैं? हर्ड। मैथुन क्रिया को कहते हैं सर्विंग। बच्चा देने की क्रिया को काविंग। नवजात को कॉफर। वयस्क मादा को हीफर कॉफर। वयस्क नर को हीफर बुल। प्रौढ़ मादा को गाय, प्रौढ़ नर को सांड, वंध्याकृत नर को बुलक। गाय का गर्भकाल 280 से 285 दिन का होता है। यौवन आरंभ कितना होता है? 24 से 30 माह का। इस माह में जनन अंग का सक्रिय होना एवं गर्भधारण योग्य हो जाना होता है इसमें, ठीक है। फिर मध्य चक्र अवधि 21 दिन की होती है। 2 मध्य चक्रों के बीच की अवधि क्या होती है? मध्य चक्र अवधि 21 दिन की होती है। मध्य चक्र की अंतिम अवस्था डायएटर्स होती है। मध्यकाल अवधि 18 घंटे की। नाड़ी गति
40 से 50 प्रति मिनट। श्वास दर 20 से 25 प्रति मिनट। नाड़ी गति पूंछ के नीचे कॉक्सियल धमनी द्वारा नापते हैं। क्वेश्चन आ सकता है नाड़ी गति किसके द्वारा नापी जाती है गायों में? कॉक्सियल। और कहाँ पे होती है ये? पूंछ के नीचे। अब ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गाय दुधारू नहीं है? दुधारू अभी अपन ने पढ़ी थी, साहिवाल दुधारू है, गिर दुधारू है, राठी दुधारू है, हरियाणा दुधारू नहीं है। ऐसे ही साहिवाल, राठी, सिंधी और गिर। तो कौन सी नहीं है? राठी। राठी द्विकाजी भी है और दुधारू भी है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से ही जाए। फिर है दुधारू नस्लें, पहले पढ़ेंगे। साहिवाल मूल स्थान क्या है? पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी। पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी में वितरण का हुआ है। यह नस्ल भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। सामान्य नाम लोला होता है। त्वचा ढीली ढाली होने की वजह से इसे लोला कहते हैं। क्या होती है? इसकी त्वचा ढीली ढाली होती है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। शारीरिक विशेषता, रंग लाल कत्थई, सिर चौड़ा, ललाट मध्यम आकार का, आंखें उभरी हुई, कान मध्यम आकार के। इस गाय के सींग छोटे व मोटे होते हैं। थन दूध शिराएं टेढ़ी मेढ़ी होती है। अधिक दूध देने वालों की गाय की विशेष पहचान क्या होती है? उसकी दूध शिराएं क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी होती है। सर्वाधिक मीठा दूध देती है ये। दूध में लैक्टोज 5.1%। सर्वाधिक मीठा दूध कौन सी गाय देती है? तो आ सकता है क्वेश्चन साहिवाल। उत्पादन, यह गाय पहली बार 3.5 वर्ष में ब्याती है। इसका ब्यांत 300 दिन का होता है। दूध उत्पादन 2000 से 2500। दूध में वसा 4.5%। गिर मूल स्थान काठियावाड़ी के दक्षिणी गिर की पहाड़ियों में। वितरण गुजरात के जूनागढ़, भावनगर, अमरेली जिलों में। राजस्थान में अजमेर व भीलवाड़ा में। गिर सामान्य नाम क्या होता है इसका? अजमेरा, काठियावाड़ी, सूरती, डेक्कन, रैंडी। मतलब कि ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे अजमेर में होती है तो अजमेरा, काठियावाड़ में होती है तो काठियावाड़ी, सूरत गुजरात में सूरत है तो सूरती। ऐसे रंग क्या होता है? लाल सफ़ेद, जिस पर काले कत्थई धब्बे। लाल सफ़ेद होता है, क्या होता है? उस पर काले कत्थई धब्बे होते हैं। कान पत्ती के समान लटके हुए घुमावदार। शरीर भारी सुडौल। सींग वर्क के समान होना शुद्ध नस्ल का प्रतीक है। सींग क्या होता है? वर्क के समान होते हैं, शुद्ध नस्ल का प्रतीक है। 1980 में इस नस्ल को पशु को ब्राज़ील में भेजा गया, अतः ब्राज़ील में इसको भाईमान नाम से पुकारते हैं। 300 दिन के ब्यांत में लगभग 1800 से 2500 केजी दूध देती है और आपकी बुक के हिसाब से 1500 से 1800 प्रति ब्यांत। दूध में वसा 4.5%। राठी, थर्ड है राठी। मूल स्थान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर एवं श्रीगंगानगर जिले में। वितरण गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। राजस्थान की कामधेनु इसका सामान्य नाम है। शारीरिक विशेषता, रंग हल्का लाल ईंट जैसा या सफ़ेद काले दूसरे ग्रे रंग के, दूसर ग्रे को ही कहते हैं। गल कंबल लटकते हुए, मध्यम शरीर पर पूंछ लंबी होती है। वजन 340, सांड में 500। उत्पादन कितना होता है? प्रथम ब्याज 4 वर्ष की आयु में होता है। दूध उत्पादन 1200 से 1600 होता है और आपकी बुक के हिसाब से 1200 से 1500, तो इतना कोई फ़र्क नहीं है। दूध में वसा 4 से 4.5। इस नस्ल के बैल कृषि कार्यों में काम आते हैं। चौथी है सिंधी। मूल स्थान पाकिस्तान का सिंध प्रांत। सामान्य नाम रेड सिंधी। शारीरिक विशेषता, रंग कैसा होता है इसका? लाल। कमर तथा पैर पर सुंदर होते हैं। गर्मी के लिए सहनशील होती है। दूध 1725 केजी प्रति ब्यांत। वर्षा 4.5 से 5%। द्विकाजी नस्लें, अब ये सारी जो अपन ने पढ़ी थी कैसी है? दुधारू नस्लें। अब द्विकाजी जो दूध भी देती है और बाहर भी होती है। थारपारकर मूल स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, थारपारकर जिले में। वितरण गुजरात के कच्छ रण क्षेत्र में, राजस्थान में, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में पाई जाती है। सामान्य नाम सफ़ेद सिंधी, ग्रे सिंधी। शारीरिक विशेषता, रंग सफ़ेद मुख्य विशेषता है इस नस्ल की, ये सफ़ेद रंग की पाई जाती है। लंबे चौड़े एवं लटकते हुए कान, ये पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। इस नस्ल के रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इस नस्ल क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। यह नस्ल विपरीत परिस्थितियों में भी दूध उत्पादन करने की क्षमता रहती है, मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी ये दूध उत्पादन अच्छा देती है। द्विप्रयोजनी नस्ल में सर्वश्रेष्ठ है, मतलब कि ये द्विकाजी नस्लों में सर्वश्रेष्ठ है।
भारत में सर्वाधिक जल्दी ब्याने वाली नस्ल है। गाय में वजन तो 400 और बुक के हिसाब से 380 से 400, सांड में 480, बुक के हिसाब से 450 से 500। 286 दिन के ब्यान में 1600 से 2000 केजी दूध देती है। बैल कृषि कार्यों में काम आते हैं और बुक के हिसाब से 1600 से 2000 सेम ही है। हरियाणा। दूसरी, मूल स्थान हिसार व रोहतक, वितरण हिसार, रोहतक, पटियाला, गुड़गांव। राजस्थान में कहाँ मिलती है? जयपुर, अलवर, भरतपुर में। शारीरिक विशेषता रंग सफ़ेद, सींग छोटे व अंदर की ओर मुड़े हुए, कान छोटे व लटके हुए। उत्पादन 1000 से 1500 केजी प्रति बयान। बैल कृषि कार्यों में गाड़ी खींचने में काम आते हैं। मेवाती, मूल स्थान मथुरा में कोसी, वितरण राजस्थान के मेवात क्षेत्र व अलवर, भरतपुर। सामान्य नाम कोसी। शारीरिक विशेषता रंग सफ़ेद, सींग पीछे की ओर मुड़े हुए, गर्दन पीछे की ओर उठी हुई। गर्दन क्या होती है? पीछे से उठी हुई होती है। अयन छोटे व काले थूथन वाले होते हैं। ये गाय की मुख्य शक्तिशाली नस्ल में आती है। इसका दूध उत्पादन 1000 से 1200 प्रति बयान और बुक के हिसाब से 800 से 1000 लीटर प्रति बयान। इस नस्ल के बैल शक्तिशाली एवं मजबूत व कृषि कार्यों में उपयोगी है। भारवाही नस्ल नागौरी, मूल स्थान नागौर व जोधपुर, वितरण नागौर, जोधपुर के समीपवर्ती क्षेत्र में। शारीरिक विशेषता शरीर सुगठित व शक्तिशाली, मजबूत पीठ, चौड़ी छाती और चौड़ा सिर। शरीर क्या होता है? सुगठित होता है, शक्तिशाली होता है, मजबूत पीठ होती है, चौड़ी छाती होती है, चौड़ा सिर होता है। धूसर, ग्रे रंग इस नस्ल की मुख्य विशेषता है कि ग्रे रंग में पाई जाती है। यह नस्ल राजस्थान सवाई चाल व तेज दौड़ने वाली नस्ल है। मतलब राजस्थान में सवाई चाल के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? नागौरी। दूध उत्पादन 600 से 900 प्रति बयान। राजस्थान में सर्वोत्तम भारवाही नस्ल एवं बैल बड़े आकार के व तेज दौड़ने वाले तथा कृषि कार्यों में उपयोगी होते हैं। ये सारे क्वेश्चन है। अगली है मालवी, मूल स्थान उत्तर प्रदेश का मालवा क्षेत्र, वितरण राजस्थान में। यह नस्ल चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ और कोटा इधर पाई जाती है। शारीरिक विशेषता रंग भूरा होता है, पूंछ लंबी होती है, कान छोटे व नुकीले होते हैं, शरीर मध्यम व मजबूत होता है। दूध उत्पादन कितना होता है? 700 से 900 लीटर प्रति बयान। दूध में वसा 5%। भारवाही नस्लों में बैल कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त माने जाता है। अमृत महल, मूल स्थान मैसूर, कर्नाटक में। यह नस्ल भारत की सर्वोत्तम भारवाही नस्ल है। अंगोली, मूल स्थान आंध्र प्रदेश, कांकरेज, मूल स्थान कच्छ का रण क्षेत्र, वितरण राजस्थान के पाली, सिरोही, जालौर जिले में पाई जाती है। भारतीय नस्लों में सबसे भारी व मोटी आंख वाली व सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। भारत में तो कौन सी सवाई चाल के लिए? कांकरेज। और राजस्थान में कौन थी? नागौर। शारीरिक विशेषता रंग चमकीला, सिर भारी, माथा चौड़ा, नाक का ऊपरी भाग उठा हुआ होता है। नाक का क्या होता है? ऊपरी भाग क्या होता है? उठा हुआ होता है। अगले थन पिछले थनों की अपेक्षा लंबे होते हैं। आगे के थन क्या होते हैं? पीछे के थनों की अपेक्षा लंबे होते हैं। दूध उत्पादन 1100 से 1400 लीटर प्रति बयान। गाय की विदेशी नस्लें देख लेते हैं। हॉलिस्टियन फ्रीजियन, मूल स्थान हॉलैंड, नीदरलैंड में होता है। वितरण राजस्थान के पाली में है। शारीरिक विशेषता शरीर त्रिकोणाकार, रंग सफ़ेद व काला। रंग कैसा होता है? सफ़ेद व काला। सिर लंबा पतला सीधा। सिर कैसा होता है? लंबा पतला और सीधा। अयन थैली की तरह विकसित होते हैं। अयन थैली की तरह मतलब बहुत ऐसे बड़े से हैं। विदेशी नस्लों में सबसे कम गर्मी सहन करने वाली नस्ल है। विदेशी नस्लों में सबसे कम गर्मी सहन करने वाली नस्ल है ये। उत्पादन 5000 से 6000 लीटर प्रति बयान। वसा 4.5 से 5%। वजन कितना होता है? गाय में तो 600 से 650 और नर में 900 से 1000 केजी। विश्व की सबसे भारवाही नस्ल सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली नस्ल है। विश्व की सबसे भारी नस्ल है और सर्वाधिक दूध उत्पादन भी यही करती है। दूसरी है जर्सी। ये सारी हम विदेशी नस्लें पढ़ रहे हैं। जर्सी, मूल स्थान जर्सी द्वीप समूह, फ्रांस। वितरण यह भारत व राजस्थान में अधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। क्या होती है? अधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है।
सर्वाधिक वसा व जल्दी ब्याने वाली नस्ल है। सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। सबसे लंबी आयु वाली नस्ल है। रंग हल्का लाल व सफ़ेद धारीदार होता है। चेहरा चौड़ा, कान सींग छोटे होते हैं। उत्पादन 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यांत। वसा होती है 4.5 से 5%। वज़न गाय में होता है 450 से 500 और सांड में 600 से 750। ब्राउन स्वीज मूल स्थान स्विट्ज़रलैंड में। दूध प्लस मांस प्लस कृषि कार्यों के लिए। दूध काय के लिए पाली जाती है गाय? दूध, मांस और कृषि कार्यों के लिए। संकर गाय में सर्वाधिक दूध देने वाली कौन सी नस्ल थी? फ्रीजवाल। जयपुर में हिंगोनिया गौशाला में गाय के मूत्र से ऑर्गेनिक फिनाइल तैयार होता है, किया जाता है। मतलब कि ये गौशाला है, इसमें ऑर्गेनिक फिनाइल तैयार किया जाता है गाय के गोबर से। कामधेनु योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1997 से 1998 में। राजस्थान में गौवंश नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र बस्सी में, जयपुर में है। अब पढ़ेंगे भैंसे। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बुबेलस बुबिलेस। उत्पत्ति भारत में हुई है। पालतू भैंस का पूर्वज बॉस अर्नी। पालतू भैंस का पूर्वज कौन थे? बॉस अर्नी थी। भारत में मान्यता प्राप्त भैंस की नस्लें कितनी हैं? 16। NBAGRI के अनुसार भारत भैंस की मान्य नस्लें 10 हैं। गाय की कितनी थी? 50। भैंस से संबंधित सामान्य जानकारियाँ, जेठ में आता है ये। भैंस का समूह हर्ड, समूह झुंड, यानी मैथुन क्रिया सर्विंग, बच्चा देने की क्रिया काविंग। नवजात को क्या बोलते हैं? बफेलो काफर। वयस्क मादा को हीफर कॉफ और वयस्क नर को बेफेलो कॉफ। प्रोण मादा को भैंस, प्रोण नर को भैंसा, बधियाकृत नर को बुलक। भैंस का आवास छेड़। गुणसूत्र 50 तो जलीय भैंसों में और 48 कहते हैं दलदली भैंसों में होते हैं। प्रौढ़ावस्था 30 माह की। प्रथम ब्यात की आयु 36 से 42 माह। मध्यकाल 12 से 36 घंटे। मध्य चक्र 21। श्वास की गति 16 से 20 प्रति मिनट। शरीर का तापमान 101 से 0.5 फ़ारेनहाइट में और 138.6 डिग्री सेल्सियस में भी होता है। सेल्सियस में तो ये होता है और फ़ारेनहाइट में ये होता है। गर्भकाल 310 दिन का होता है। मांस बफन या फ्लैश कहते हैं इसके मांस को। भैंस के दूध में वसा 7.38% होती है। भैंस के दूध में प्रोटीन 3.7%। दूध में लैक्टोज 5.48%। भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन भैंस से होता है। कितना प्रतिशत? 52%। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र करनाल में हरियाणा और वितरण हिसार में हो गया। भैंस की नस्लों का वर्गीकरण। जलीय भैंसे, हल्की भैंसे, भारी भैंसे। महसाना, सूरती, भदावरी, नागपुरी, कल्ली हांडी, टोक, मांडा, तरई, साउथ कन्नार। भारी भैंसे मुर्रा, नीली रावी और जाफराबादी। ये थी जलीय भारतीय भैंसें। अब यहाँ से पढ़ेंगे इनको वापस। मुर्रा ये 12th में है। मूल स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा व पंजाब। वितरण रोहतक, हिसार, झांसी, गुआना। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा में पाई जाती है। शारीरिक विशेषता रंग शाही काला, लेकिन मुंह व पैर व पूंछ पर सुनहरे बाल। शाही जैसा काला होता है लेकिन मुंह, पूंछ और पैर पर क्या होते हैं? सुनहरे बाल होते हैं। शरीर भारी होता है। त्वचा मुलायम होती है। आंखें चमकीली होती है। सींग छोटे होते हैं और सींग जलेबी के आकार के होते हैं। ये सबसे मेन है इसमें। भैंस की सबसे सुंदर व महत्वपूर्ण नस्ल है। उत्पादन 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत। दूध में वसा 7%। सूरती मूल स्थान सूरत, गुजरात का खेड़ा, बड़ौदा। इस नस्ल के भैंस दक्षिणी राजस्थान में मिलती है। शारीरिक विशेषता रंग काला, बादामी या भूरा। सिर चौड़ा, आंखें गोलाकार व चमकदार, सींग लंबे व चौड़े, पीठ सीधी। त्वचा कैसी होती है? मोटी होती है। सींग लंबे दराती के आकार के। इसकी मुख्य विशेषता है, सूरती की मुख्य विशेषता क्या है? सींग क्या होते हैं? दराती के आकार के होते हैं। पशु में सफ़ेद रंग की 2 पट्टियाँ, एक अधर वक्ष के चारों ओर, दूसरी जबड़े के चारों। पशु में 2 सफ़ेद रंग की पट्टियाँ होती है, जो एक तो अधर वक्ष के चारों ओर होती है और दूसरी जबड़े के चारों ओर होती है। उत्पादन 1600 से 1700 kg प्रतिवेदन। वसा 7% तक और वजन होता है 350 से 400। गाय में नर में 450 से
550। नीली रावी, तीसरी भैंस पढ़ेंगे नीली रावी। मूल स्थान पंजाब के फिरोजपुर, अमृतसर की रावी नदी तथा सतलज नदी की घाटियों में। वितरण यूपी के बरेली, उत्तराखंड, रामपुरा एवं नैनीताल जिलों में इसका वितरण हुआ। शारीरिक विशेषता लंबा चेहरा, सींग छोटे व मुड़े हुए, थन थूथन चिकने, पशु का रंग काला या भूरा, टांगों का निचला भाग व पूंछ का अंतिम छोर सफ़ेद रंग का होना इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। मतलब कि टांगों का निचला हिस्सा और पूंछ का अंतिम छोर सफ़ेद रंग का होना इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। माथा, चेहरा तथा थूथन पर सफ़ेद चिन्ह होते हैं। वो यही बात है, माथा चेहरा पर सफ़ेद चिन्ह होते हैं। सतलज नदी का पानी नीला, सतलज नदी का पानी नीला क्यों होता है? नील हरित शैवाल के कारण, अतः इस भैंस का नाम नीली रावी रखा गया। इस भैंस को पंचकल्याणी कहते हैं। ऐसा आ सकता है पंचकल्याणी किस भैंस को कहते हैं? तो किसको कहते हैं? नीली रावी को। इस नस्ल की आँख सतलज नदी के पानी की तरह होती है, अतः इसे बॉल आइस कहते हैं। उत्पादन 250 दिन के बयान पे 1700 kg और वसा 8.5%। वजन होता है 400 से 600 और नर में 600। जाफराबादी मूल स्थान गुजरात के गिर जंगल तथा काठियावाड़ी तथा जाफराबादी क्षेत्र में। शारीरिक विशेषता क्या होती है? पशु आकार में बड़े व भारी होते हैं। रंग काला होता है। गल कंबल व जबड़े के दोनों और सफ़ेद रंग होता है। गल कंबल व जबड़े के दोनों और क्या होता है? सफ़ेद रंग होता है। मस्तिष्क व आयन विकसित होते हैं। इसका शरीर भारी भरकम व ढीला ढाला होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मिनी एलिफेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका शरीर क्या होता है? भारी होता है, ढीला ढाला होता है और ये हाथी की तरह होते हैं, तो उसको मिनी एलिफेंट कहते हैं। उत्पादन 900 से 1100 kg प्रति बयान और वसा 7 से 9%। वजन 450 से 500, नर में 500 से 600। भदावरी मूल स्थान यूपी में आगरा जिले की भदावर तहसील में, ये इसका मूल स्थान है। वितरण यमुना तथा चंबल की घाटियों के मध्य बसे इटावा और ग्वालियर में इसका वितरण हुआ है। शारीरिक विशेषता भैंस आगे से पतली, पीछे से चौड़ी होती है। आगे से क्या होती है? पतली होती है, पीछे से चौड़ी होती है। रंग तांबे जैसा लीलामी लिए हुए बादामी होता है। सींग छोटे, आयन छोटे, दूध शिराएं उभरी हुई होती हैं। उत्पादन 1000 से 1200 kg प्रति बयान देते हैं और सर्वाधिक वसा होती है। और 12th के हिसाब से वसा कितनी दे रखी है? 12 से 14%। 12th के हिसाब से इतनी दे रखी है, जेठ के हिसाब से 13% है। तो 12 से 14 वो एक ही बात है, बीच का डेटा है। महसाना उत्पत्ति स्थान गुजरात का महसाना जिला, बनासकांठा व सांबरकांठा। वितरण राजस्थान का जालोर जिला। महसाना क्या होती है? मुर्रा और सूरती से मिलकर बनी होती है, क्या क्रॉस से बनी होती है महसाना। शारीरिक विशेषता रंग काला या बादामी, चेहरे, टांगे, पूंछ के सिरों पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। सबसे शांत स्वभाव की नस्ल है। भैंस में सबसे अधिक दूध काल होता है इसका। उत्पादन 1200 से 1700 लीटर प्रति बयान और दूध में मसाला 7 से 8% तक। वजन होता है 400 से 475, नर में 500 से 550। टोडा उत्पत्ति स्थल नीलगिरी पहाड़ियों में, तमिलनाडु। यह सबसे उग्र स्वभाव की भैंस है। जारंगी उत्पत्ति जारंग की पहाड़ी भैंस की सबसे छोटी नस्ल है। नागपुरी उत्पत्ति स्थल नागपुर महाराष्ट्र। इसके सींग तलवार नुमा होते हैं। ये आपके 12th में नहीं दे रखी है, जेठ में। महत्वपूर्ण बातें हैं भैंस के लिए। राजस्थान में भैंस नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र का है वल्लभनगर उदयपुर में। नस्ल सुधार और प्रजनन केंद्र का है भैंस का वल्लभनगर। भैंस में गर्मी के लक्षण रात में प्रकट होते हैं। भैंस नहाने के व पानी में तैरने की क्रिया को वेलाइंग कहते हैं। भैंस के नहाने व पानी में तैरने की क्रिया को क्या कहते हैं? वेलाइंग। अब पढ़ेंगे बकरियाँ। खपरा हिरिकस। गुणसूत्र 60 N = 30। बकरी से संबंधित जानकारी समूह, रेवड़, मैथुन क्रिया, सर्विंग, बच्चा देने की प्रक्रिया, कीडिंग, नवजात को कीड़, वयस्क मादा को मादा कीड़, वयस्क नर को नर कीड़, प्रौढ़ मादा को बकरी, प्रौढ़ नर को बकरा, बदियाकृत को बदियाकृत बकरा। आवाज़, पेन, श्वास गति 12 से 22 प्रति मिनट। शरीर का तापमान 101 डिग्री फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में 39 डिग्री सेल्सियस। नाड़ी गति 70 से 80 प्रति मिनट। प्रौढ़ावस्था 10 से 15 माह। प्रथम ब्यान की आयु 18 से 19 माह। ब्याने के बाद पुनः मध्यकाल की अवधि 3 से 5 सप्ताह। गर्भकाल 145 दिन का।
मध्यकाल 1 से 3 माह, मध्य चक्र 21 दिन का, अंडाणुचरण 12 घंटे, मास सेवन। भेड़ बकरी में नाड़ी गति मापने का स्थान, फॉर्मल ध्वनि। भेड़ और बकरियों में नाड़ी गति मापने का स्थान कौन सा होता है? फॉर्मल ध्वनि। गाय में क्या था? कॉक्सियल ध्वनि, काती पूंछ के नीचे। श्वसन मापने का स्थान, थूथन से। तापमान मापने का स्थान, गुदा से। बकरी द्वारा झाड़ी व पत्ती खाना, ब्रूसिंग। बकरी पालने का मुख्य प्रयोजन, मांस के लिए। बकरी के दूध में विशेष प्रकार की गंध क्रैपिक अम्ल द्वारा होती है। यह आ सकता है, ये जेड का क्वेश्चन है। बकरी के दूध में गंध किसके द्वारा होती है? क्रैपिक अम्ल के द्वारा। राष्ट्रीय पिता गांधी ने बकरी को गरीब की गाय कहा। बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता डबल एटीएम फ्रीज रेनिंग डेयरी कहते हैं। अंगोरा नस्ल की बकरी मोहर के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में बकरी की नस्ल 60 है। भारत में बकरी की नस्ल 20 है। राजस्थान में कितनी है? 4 है। राजस्थान में कौन सी? सिरोही, झाकराना, झालवाड़ी और मारवाड़ी। अब है बकरी की नस्लें। भारतीय नस्लें दूध प्लस मांस के लिए, जमुनापुरी, बारबरी, बीटल, जकराना, सिरोही। मांस के लिए कौन कौन सी है? ये भारतीय नस्लों में दूध प्लस मांस के लिए तो ये सारी थी। मांस के लिए ब्लैक बंगाल और मारवाड़ी, पश्मीना, चेंगुआ और चंगयान। विदेशी नस्लों में दूध के लिए सोनेनम, टोगनबर्ग, एल्पाइन। बाल के लिए कुर्ती, मांस के लिए वही कुर्ती, डॉन, तिबेतन तेल। मोहर के लिए अंगोरा, एशिया, माइनर। ये सारी मोहर के लिए हैं। अब है बकरी पढ़ेंगे एक एक करके। जमुनापुरी, मूल स्थान यूपी का इटावा। वितरण, यमुना तथा चंबल नदी के बीच के क्षेत्र में। यूपी के इटावा के चक्रनगर जिले में या चक्रनगर के आसपास शुद्ध नस्ल की बकरियां मिलती है। ये 12th में है, तो ये शुद्ध नस्ल की बकरियां वहाँ पे मिलती है। शारीरिक विशेषता, शरीर का आकार बड़ा होता है। शरीर पर काले भूरे धब्बे या सिर पूरा काला होता है। सिर सफ़ेद होता है। माथा चौड़ा व उठा हुआ होता है। मुंह लंबा होता है। नाक कैसी होती है? रोमन होती है। सींग छोटे व मुँह चपटे होते हैं। पूंछ, पिछले टांगों पर लंबे घने बाल का पाया जाना इस नस्ल की क्या है? मुख्य विशेषता है। पिछली टांगों पर क्या होता है? लंबे घने बाल पाए जाते हैं इसमें। इसके कान लंबे, जो घड़ी के पेंडुलम की तरह लटके हुए घुमावदार होते हैं। इसके कान क्या होते हैं? लटके हुए, घड़ी का पेंडुलम होता है ना, उसकी तरह लटके हुए घुमावदार होते हैं। आयन पूर्ण विकसित होते हैं। दूध 4 से 5 kg प्रति बयान। वसा 3.5 से 5%। ये द्विकाजी नस्ल है। दूध प्लस मांस के लिए, दोनों के लिए पाली जाती है ये। अब है बारबरी, ये भी 12th में है। मूल स्थान पूर्वी अफ्रीका के सोमानियाई बारबर क्षेत्र में। दिल्ली, हरियाणा, करनाल, यूपी के इटावा, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ इधर पाई जाती है। शारीरिक विशेषता, शरीर का रंग सफ़ेद, भूरा तथा काला व कत्थई धब्बे। सींग छोटे, पैर छोटे, कान छोटे, पूंछ छोटी होती है। इसे शहर की कामधेनु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शहर की कामधेनु कहते हैं। इसकी हड्डियां सुंदर होती है। इसके कान छोटे होते हैं, हिरण की तरह। इस नस्ल के पशुओं को घर में बांधकर शहर में पाला जा सकता है, इसलिए सिटी गॉट कहते हैं। सिटी गॉट क्यों कहते हैं? क्योंकि शहर में क्या होता है, इसको पाला जा सकता है, घर में भी। घरों के शहर में घर छोटे होते हैं तो वहाँ पे भी इसको पाला जा सकता है। प्रति उपयोगिता, प्रतिदिन 1.5 लीटर दूध। यह नस्ल 12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है तथा एक बार में 2 बच्चे देती है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, वह कौन सी नस्ल है? तो 12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है और कितने बच्चे देती है? एक बार में 2 बच्चे देती है। बीटल, ये भी 12th में है। मूल स्थान पंजाब का गुरदासपुरा जिले में। वितरण अमृतसर, पटियाला, मालकोटला, है ना। इसके अलावा पाकिस्तान के जेलम और गुजरवाला क्षेत्र में होती है। शारीरिक विशेषता, बकरी छोटे आकार के लेकिन कान लंबे होते हैं। बकरी क्या होती है? छोटे आकार की, लेकिन इसके कान क्या होते हैं? लंबे होते हैं। रंग काला, कत्थई और कभी कभी सफ़ेद पर कत्थई धब्बे होते हैं। नाक रोमन है, तोते की तरह। मुंह, बकरों में दाढ़ी पाई जाती है। उपयोगिता, दूध उत्पादन 1.8 से 2.0 लीटर प्रतिदिन। दूध में वसा 4.5। टोगनबर्ग, चौथी उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड की ऊंची पहाड़ी के टोगनबर्ग घाटियों में पाई जाती है। शारीरिक विशेषता, रंग भूरा जिस पर सफ़ेद या कत्थई रंग के धब्बे होते हैं। चेहरे के दोनों तरफ कानों से लेकर थूथन तक
सफ़ेद या हल्के भूरे रंग की पट्टियाँ इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। मतलब चेहरे के दोनों तरफ कानों से लेकर थूथन तक सफ़ेद रंग की क्या होती है, हल्की हल्की पट्टियाँ होती है। इस नस्ल सींग रहित होती है, कान छोटे व सीधे होते हैं, पूंछ की साइड जांघों के अंदर की तरफ तथा घुटनों की तरफ पर सफ़ेद रंग होता है। मतलब क्या होता है, पूंछ की साइड और जांघों के अंदर की तरफ के पैर क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं। मतलब नीचे नीचे से जो पैर होते हैं ना वो सफ़ेद होते हैं। शरीर के पीछे वे हिस्से पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं। शरीर के पिछले हिस्से पर क्या होता है, लंबे घने बाल पाए जाते हैं। उपयोगिता, दुधारू नस्ल है, दूध उत्पादन 5 से 6 लीटर प्रति बयान, वसा 3 से 4%। स्वनेनम, मूल स्थान स्विट्जरलैंड में। शारीरिक विशेषता, रंग हल्का पीला क्रीम जैसा या सफ़ेद। कान, नाक कान आयन पर काले धब्बे। मुंह के नीचे दाढ़ी पर बालों का गुच्छा। मुंह के नीचे क्या होता है, दाढ़ी पर क्या होता है, बालों का गुच्छा होता है। नर में सींग पाए जाते हैं। उपयोगिता 250 दिन के बयान में 800 लीटर दूध देती है। ये आपके 12th में नहीं है जेट के हिसाब से। वसा होती है 4% तक। अंगोरा, मूल स्थान तुर्की। अंगोरा के सफ़ेद रेशमी बालों को मोहर कहा जाता है। अंगोरा नस्ल के सफ़ेद रेशमी बालों को क्या कहा जाता है, मोहर कहा जाता है। एल्पाइन, मूल स्थान फ्रांस में। एग्लोग नीबूयन, इस उत्पत्ति इंग्लैंड में। नाक रोमन होती है। बकरी को जर्सी, बकरियों की जर्सी इस नस्ल को कहते हैं। जर्सी सबसे ज़्यादा दूध देती है तो इसको क्या कहते हैं, बकरियों की जर्सी कहते हैं। बकरी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। चेंगू व चेंगपाइंग नस्ल पश्मीने के प्राप्त होता है। चेंगथेंग नस्ल से पश्मीना भी चेंगथेंग नस्ल को पश्मीना भी कहते हैं। दूध की रानी सोनेनम है, सबसे ज़्यादा दूध देती है तो उसको दूध की रानी। बकरी के मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल ब्लैक बंगाल है। राजस्थान में मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ मारवाड़ी है। राज्य बकरी विकास एवं चारा अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था मथुरा में है। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान संस्था टोंक में अविकानगर में है। राजस्थान में बकरी की सबसे छोटी नस्ल सिरोही है। राजस्थान के लिए बकरी की सर्वोत्तम नस्ल झाकराना है। नागौर जिले के कारण के वरुणा गांव की बकरी देश भर के लिए प्रसिद्ध है। खरगोश के बालों से प्राप्त ऊन को अंगोरा कहते हैं। अब पढ़ेंगे भेड़। ओविस एरिज इसका वैज्ञानिक नाम होता है। उपकुल कैम्प्रीनी, गुणसूत्र 2N54 और N27। भेड़ से संबंधित जानकारी। समूह को रेवर, मैथुन की क्रिया टॉपिंग, बच्चा देने की प्रक्रिया लैबिंग, नवजात को लैम्ब, नवजात मादा को मादा लैम्ब, वयस्क नर को नर लैम्ब, प्रौढ़ मादा को ईव, प्रौढ़ नर को रैम्स, बधियाकृत नर को विडर, आवास को पेन कहते हैं। प्रथम बयान की आयु 12 से 18 माह, मध्यकाल 1 से 2 दिन का, मध्य चक्र 16 से 17 दिन, अंडानुसरण 12 घंटे, श्वसन गति 14 से 22 प्रति मिनट, तापमान 103 फ़ारेनहाइट में और 39.5 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस में होता है। गर्भकाल 150 दिन का। बयान के बाद नाड़ी गति प्रति मिनट 70 से 80 होती है। ब्याने के बाद पुनः मध्यकाल का आने का समय 3 से 5 सप्ताह। प्रजनन का ठीक समय मध्यकाल के 12 से 20 घंटे बाद। अत्यधिक महीन ऊन किस्म भेड़ से प्राप्त होती है, मेरिनो रैम्स से। राजस्थान की मेरिनो किसे कहते हैं, चोकला को कहते हैं। पेल्ट के लिए उपयोगी नस्ल है कराकुल। पेल्ट क्या होता है, मांस होता है ना, जिसे बेल्ट बनाते हैं उसे पेल्ट है ना। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था अविकानगर मालपुरा टोंक में है। भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को डॉकिंग, भेड़ के मांस को मटन, भेड़ की आँख के चारों तरफ से ऊन काटना एयरिंग, भेड़ के शीशन के चारों तरफ ऊन काटना रिगिंग, भेड़ की ऊन उतारने की प्रक्रिया को शेयरिंग, में मरी हुई भेड़ से ऊन प्राप्त करना पुल्ड, ऊन काटने से पूर्व भेड़ में की जाने वाली क्रिया को नहाना व धुलाना
मतलब कि ऊन काटने से पहले क्या होता है, उनको नहाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, ताकि ऊन जो निकले ना वो साफ निकले। बाह्य परजीवी मारने हेतु भेड़ को दवा युक्त टप में डुबोना, डिपिंग कहते हैं। ये सारा 12th में नहीं है, ये जेट के हिसाब से है। प्रजनन के 3-4 सप्ताह बाद दिए जाने वाले राशन फलसिंग कहते हैं। भेड़ ब्याने के बाद पुनः गर्मी में आने का समय 2 माह बाद। भारत में सबसे ज़्यादा ऊन देने वाली नस्ल की भेड़ हिसार डेल। एक भेड़ एक समय में 1 वर्ष में कितने भेड़ों को गर्भवती कर सकता है, मतलब कि एक भेड़ जो भेड़ होता है, नर भेड़, वो कितने एक वर्ष में कितनी भेड़ों को गर्भवती कर सकता है? 30 से 40। जन्म के समय मेमनों के शरीर का भार 3 से 5 केजी। 6 माह की भेड़ से प्राप्त ऊन 1 केजी। राजस्थान में सबसे कम भेड़ों की संख्या धौलपुर में। भेड़ में डोपिंग कब की जाती है? 2 सप्ताह में। क्लोन द्वारा तैयार की गई भेड़ डॉली कौन से पशु मुख्यतः मौसम ऋतु पर आधारित होते हैं? भेड़ की नस्लें कौन कौन सी है? भारतीय नस्लें। भारतीय नस्लों में कौन कौन सी? दूध वाली नुरेज, लोही, कोका, खुरेज। ठीक है। ऊन वाली, ये सारी ऊन वाली नस्लें हैं। तो बीकानेरी, चोकला, जालोनी, सोनाड़ी, काठियावाड़ी, मालपुरा, मारवाड़ी, मगरा, नीली, भाकरावाला, कोकारू, अविकालीन, अविका वस्त्र, ये सारी ऊन वाली हैं। मटन वाली हसन, छोटा नागपुरी, नीलगिरी, मध्य रस, रेड, नेल्लौर और शाहवादी, ये सारी मटन के लिए। अब एक एक करके भेड़ पढ़ेंगे। मारवाड़ी भेड़, ये कैसी है भेड़? इधर बड़ा देखना ना, मारवाड़ी। उत्पत्ति स्थान जोधपुर, पाली और नागौर में। ठीक है। राजस्थान में पाई जाती है, तो जोधपुर, नागौर, पाली में। शारीरिक विशेषता, शरीर सुगठित मजबूत, कद माध्यम, चेहरा काला, कान छोटे, पूंछ छोटी, फुर्तीले एवं लंबा सफ़र तय करने वाली है। ठंडे व गर्मी को सहन करने वाली है। कितना? 900 से 1.8.25 केजी दूध देती है। यूरोपीय देशों, मतलब कि वो ऊन देती है। यूरोपीय देशों में इन ऊन को जोरिया कहते हैं। यूरोपीय देशों में इनके उनको क्या कहते हैं? जोरिया कहते हैं। दूसरी है चोकला, राजस्थान की शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। इसे भारत व राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। यह सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले में पाई जाती है। वितरण बीकानेर, जोधपुर, नागौर। विशेषता, इस नस्ल के को छापर व शेखावटी के नाम से जाना जाता है। छापर और शेखावटी में पाई जाती है, तो शेखावटी से। रंग सफ़ेद, चेहरा भूरा या काला, शरीर मध्यम आकार का। भेड़ सींग रहित होती है। इस भेड़ के मेमनों की मृत्यु दर अधिक होती है। 1.5 से 2.5 केजी प्रतिवर्ष ऊन देती है। भार होता है 30 से 40 केजी और मादा 25 से 30 केजी। इस ऊन से कालीन, कंबल और जस्सियाँ बनाई जाती हैं। मालपुरा, मूल स्थान टोंक जिले का मालपुरा। वितरण टोंक, जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर। विशेषता, चेहरे हल्के भूरे रंग का, शरीर मजबूत व गठीला, कद मध्यम। कान कैसे होते हैं? छोटे, पूंछ लंबी व पतली। नर एवं मादा दोनों में सींग नहीं पाए जाते। इसमें क्या होता है? नर व मादा दोनों में सींग नहीं पाए जाते। उपयोगिता, 1 से 1.5 केजी प्रतिवर्ष ऊन देती है। ऊन सफ़ेद व मोटा देती है। ये इसके ऊन से गलीचे बनाए जाते हैं। मोटा ऊन देती तो क्या है? गलीचे। जैसलमेरी, चौथी, मूल स्थान राजस्थान का जैसलमेर जिला। वितरण क्या होता है? जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। इसका वितरण क्या हुआ है? जोधपुर, बाड़मेर जिले में। राजस्थान जैसलमेर में तो ये मूल स्थान है इसका। विशेषता, चेहरे का रंग भूरा या काला, चेहरा भारी, शरीर हष्टपुष्ट, पूंछ लंबी, कान लंबे, नाक रोमन होती है। यह भेड़ 3-4 दिन बिना पानी के रह सकती है विपरीत परिस्थितियों में। ऊन 1.875 और 3.75 केजी ऊन प्रतिवर्ष देती है। इस भेड़ से मांस भी अधिक प्राप्त होता है। इस भेड़ से क्या होता है? मांस भी अधिक प्राप्त होता है। वर्षा ऋतु में कतरी जाने वाली ऊन पीले रंग की होती है। इससे जो वर्षा ऋतु में ऊन जो कतरी जाती है ना, निकाली जाती है, वो क्या होती है? पीले रंग की होती है। 5वीं है अविका वस्त्र। यह संकरण द्वारा बनाई गई है भेड़। ये क्या होती है? संकरण द्वारा बनाई गई है। केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्था में यहाँ क्या होता है? संकरण होता है भेड़ों का, है ना। प्रजनन केंद्र जिसको कहते हैं संकरण, मेरिनो,
और चोकला के संकरण से क्या बनी है? अविका वस्त्र। पूछ सकता है कि अविका वस्त्र किसके संकरण से बनी है? तो मेरिनो और चोकला के संकरण से जो बनी है वो अविका वस्त्र है। विशेषता, पशु के शरीर का रंग सफ़ेद होता है, पूँछ लंबी व पतली होती है, सींग सर्पिलाकार होते हैं। उपयोगिता, 2 से 4 केजी प्रति वर्ष। 6 माह की उम्र पर वजन होता है 12 केजी। मेमनों के पैदा होने की वार्षिक दर 93.21%। अविकालीन, 6th है अविकालीन। मूल स्थान अविकानगर, टोंक। अब ये किसके मिश्रण से? अभी ये अविकालीन किसके संकरण से बनी है? अविकानगर टोंक में। तो किसके संकरण से बनी है? मेरिनो और मालपुरा के संकरण से क्या बनी है? अविकालीन। विशेषता, रंग सफ़ेद, कान छोटा, मुंह पतला। भेड़ में टॉपिंग प्रतिशत 97.95% होती है। उपयोगिता, 6 माह की उम्र में 1.130 केजी ऊन देती है। ये ऊन उत्तम किस्म तथा कालीन बनाने के काम आती है। अब है 7वीं मेरिनो, विदेशी नस्ल है मेरिनो। मूल स्थान स्पैम। विशेषता, रंग सफ़ेद, शरीर मध्यम आकार का, सींग घुमाव माध्यम मादा सींग रहित होते हैं। सींग घुमावदार और मादा में क्या होते हैं? सींग नहीं होते हैं। गर्दन की त्वचा पर झुर्रियाँ, कंधे की त्वचा पर झुर्रियाँ इसकी मुख्य पहचान है। 5 से 9 केजी प्रतिवर्ष ऊन देती है। ऊन के धागों की लंबाई 5 से 10 सेंटीमीटर तथा मोटाई 10 से 15 mm होती है। अब आया है कराकुल। मूल स्थान मध्य एशिया। वितरण, इराक, अफगानिस्तान, दक्षिणी अफ्रीकी तथा पश्चिमी यूरोप में इसका वितरण यहाँ हुआ है। विशेषता, नर में सींग व मादा सींग रहित होती है। शरीर मध्यम आकार का, शरीर का रंग भूरा एवं शरीर गठीला होता है। उपयोगिता, 4 से 5 केजी प्रतिवर्ष। मोस्ट, इसमें मोस्ट क्या है? पेल्ट के लिए उपयोगी नस्ल है ये सबसे ज़्यादा, है ना। मांस के लिए उपयुक्त नस्ल है। इनके मेमनों को कम उम्र में मारकर सर्दियों के कपड़े बनाए जाते हैं। इनके मेमनों के होते कम उम्र में मारकर सर्दियों के कपड़े बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पशुपालन एवं दूध उत्पादन में पशु प्रबंधन का महत्व। कैसे प्रबंधन करते हैं वो पढ़ेंगे। पशुपालन का कार्य 6000 वर्ष पूर्व से चला आ रहा है। पशुपालन का कार्य क्या होता है? 6000 पूर्व से चला आ रहा है। पशुपालन के उद्देश्य, आरंभ में पशुपालन भोजन के लिए पाला गया। मतलब आरंभ में क्या होते थे? पशु किसके लिए पाले जाते थे? भोजन के लिए। कृषि कार्यों के लिए। फिर किसके लिए पालने लगे? कृषि कार्यों के लिए। फिर धन प्राप्ति के लिए। इसके पश्चात दूध, चमड़ा, सवारी प्राप्ति के लिए किया जाता था। भारत में सबसे ज़्यादा दूध पशुपालन कृषि के लिए किया गया। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा पशुपालन किसके लिए किया गया? कृषि के लिए किया गया। प्राचीन काल से ही पशुओं का कृषि में एक विशेष योगदान रहा है। प्राचीन काल से ही पशुओं का क्या रहा है? कृषि में एक विशेष योगदान रहा है। लेकिन आज के समय में इनका उपयोग आर्थिक सहायता के आधार पर किया जाता है। लेकिन आज के समय क्या आर्थिक सहायता के लिए किया जाता है। पशु प्रबंधन कैसे करते हैं? उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके पशुपालन व्यवसाय को एक सरल एवं सुगम बनाने की क्रिया को पशुपालन प्रबंधन कहते हैं। मतलब कि पशु व्यवसाय को सरल एवं सुगम बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पशुपालन। अच्छी आवास सुविधा होनी चाहिए, चिकित्सा सुविधा अच्छी होनी चाहिए, अच्छा पशु प्रजनन होना चाहिए, ये पशु प्रबंधन में होना चाहिए। पशु आहार प्रबंधन में क्या होना चाहिए? एक अच्छे पशुपालक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें देखते हैं? जहाँ तक संभव हो सके स्थायी आहार होना चाहिए। मतलब कि स्थायी यानी उसमें विटामिन, पोषक तत्व, मतलब सभी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। कम लागत का चारा लेना चाहिए, कम पैसों का चारा। पशुओं के आहार के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि संतुलित आहार। मतलब कि पशुओं के आहार के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि कोई पशु प्रजनन करने हो गया तो उसको कैसा आहार दो, कोई बीमार पशु है तो उसको कैसा आहार दो। वैसे पशुओं को नियमित समय पर पानी पिलाना चाहिए, हेर चारे के शामिल करना चाहिए, चारागाहों में सफाई का ध्यान रखना चाहिए, पशुओं के चारों ओर सूखा चारा व सूखा स्थान का ध्यान रखना चाहिए। पशुओं के चारों ओर सूखा चारा और सूखे स्थान, मतलब कि गीला स्थान ना हो जिससे मच्छर और ऐसे हो जाते हैं। स्वस्थ पानी पिलाना चाहिए, मतलब पानी क्या हो, गंदा ना हो, स्वस्थ हो, एकदम साफ़ हो। पशु आवास का प्रबंधन। अब पशु आवास का प्रबंधन कैसे करते हैं?
पशु आवास की लंबाई चौड़ाई का ध्यान रखना चाहिए, मतलब कि उसकी लंबाई चौड़ाई का ध्यान रखना चाहिए ताकि पशु थोड़ा सा हिल डुल तो सके। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही पैक ही हो, पशु एकदम फिक्स है, ना इधर हो पा रहा है ना इधर। वैसे पशु आवास थोड़ा ऊंचाई पर होना चाहिए। पशु आवास में सूर्य की किरणें आ सके, मतलब कि सूर्य की किरणें भी आनी चाहिए उसमें, नहीं तो नमी रहेगी। पशु संचार का होना आवश्यक है, वायु संचार का होना आवश्यक है कि वायु एयर क्रॉसिंग वाला होना आवश्यक है। पशुपालक के लिए एक रास्ता होना चाहिए, पशुपालक के जाने के लिए क्या रास्ता होना चाहिए ताकि पशुओं को देख तो सके। मूत्र निकलने के लिए एक नाली होनी चाहिए। पशु प्रजनन प्रबंधन, यदि कृत्रिम गर्भधारण हो रहा हो तो हिमकृत वीर्य का उपयोग करना चाहिए तथा इसमें उत्तम सांडों की नस्ल का उपयोग करते हैं। यदि प्राकृतिक विधि अपना रहे हो तो उत्तम सांड का चयन करें। मादा पशुओं के मध्यकाल का पता होना चाहिए। मध्यकाल के 12 से 18 घंटे के बीच में प्रजनन क्रिया उत्तम मानी जाती है। मध्यकाल के क्या है, 12 से 18 के बीच में मध्यकाल की क्रिया उत्तम मानी जाती है। प्रजनन के पश्चात इनके आहार को बढ़ाना चाहिए। मादा पशुओं के ब्याह के समय एक व्यक्ति, मतलब वो जब ब्याह रहा है तो उसके समय क्या होता है, एक व्यक्ति का होना अनिवार्य है ताकि पशुओं का अपशिष्ट पदार्थ की रक्षा हो सके। मतलब कि जब उसके ब्याह रहा है तो उसमें पशुओं के एक व्यक्ति का होना जरूरी होता है। पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, समय समय पर टीका लगवाना चाहिए, समय समय पर रोगों की जांच करनी चाहिए कि ताकि कोई पशु रोगी तो नहीं है, उसको कोई रोग तो नहीं है। बीमार पशुओं का चारा पानी बर्तन अलग कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, बीमार पशुओं को स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए, नहीं तो बीमारी और फैल जाएगी दूसरे पशुओं में। समय समय पर फिनाइल का छिड़काव करना चाहिए। समय समय पर पशुओं को व्यायाम कराना चाहिए, मतलब व्यायाम का मतलब यहाँ पे क्या है, घुमाना फिराना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप घर में ही सिर्फ बांधे रखो। गो उत्पादन, देश विकास के लिए हम निम्न पर निर्भर है, कृषि कार्य और पशुपालन पर। कृषि व पशुधन भारत की अनमोल संपदा है। यह दोनों महाभारत से चली आ रही है। इनसे दूध, घी, गोमूत्र, गोबर आदि प्राप्त किए जाता है तथा इनका उपयोग कई बीमारियों में किया जाता है। गोबर का क्या होता है, कई बीमारियों में भी किया जाता है। दूध एक संपूर्ण भोजन है। इसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। दूध क्या होता है, एक संपूर्ण भोजन होता है जिसमें क्या होता है, सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। दूध एक ताज़ा लैक्टिक स्राव होता है। दूध एक स्वस्थ पशु व पोषक गुणकारी के तौर पर जाना जाता है। दूध का रासायनिक संगठन, गाय के दूध में पानी 86, ठोस पदार्थ 13, वसा 4%, प्रोटीन 3, लैक्टोज 5, खनिज तत्व 0.5% होते हैं। दही, इसका पोषण मान दूध के समान ही होता है, मतलब दही का पोषण मान क्या होता है, दूध के समान ही होता है। दूध में वसा, प्रोटीन, खनिज पाए जाते हैं लेकिन लैक्टोज की मात्रा कम हो जाती है। दही में ये सब पाए जाते हैं, दूध में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, लैक्टोज की मात्रा कम हो जाती है, दूध में ज़्यादा होती है। दही में अम्लता, कैल्शियम व फास्फोरस की घुलनशीलता के कारण देखी जाती है। दही पाचन क्षमता अधिक होती है। चिकित्सा की दृष्टि से दूध से ज़्यादा दही माना गया है, मतलब दही को ज़्यादा पौष्टिक माना गया है। दही में लाभकारी बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। वह घी, गाय के घी का उपयोग कृषि में विश्व रूप से पंच व्यंजक बनाने में किया जाता है। गाय के घी का उपयोग औषधियों के रूप में भी किया जाता है। गोमूत्र, संसार में कई ऐसे जीव जिनके मल मूत्र उपयोगी होते हैं, जिनमें से क्या है, गाय का मूत्र। गोमूत्र का उपयोग घरों को पवित्र करने के लिए किया जाता है, करते हैं ना, गोमूत्र से घर को पवित्र। गोमूत्र का उपयोग रोग प्रतिरोधकता के लिए भी उपयोग में किया जाता है। गोबर का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। गोबर का उपयोग अगरबत्ती, मूर्तियाँ, कच्चे घर बनाने में किया जाता है। गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। अब पढ़ेंगे अपन ऊँट। पहले अपन ने सारी वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी पढ़ी थी, अब है ऊँट। नस्लें, ऊँट को राजस्थान का जहाज कहा जाता है। इनको कई कार्यों में उपयोग में लेते हैं, सवारी करने में, भार ढोने में, हल जोतने में, इन सब में क्या होते हैं, उपयोग लेते हैं।
गाय के बालों से कंबल बनाई जाती हैं। 2012 की जनगणना के अनुसार ऊँट की संख्या 0.32 मिलियन है। ऊँट दो प्रकार के होते हैं, एक कुबड़ वाले ऊँट, दो कुबड़ वाले ऊँट। भारत में पाए जाने वाले ऊँट कौन कौन से हैं? बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी, मेवाड़ी, संचोरी। राजस्थान में पाए जाने वाले मुख्यतः ऊँट की नस्लें बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी। बीकानेरी उत्पत्ति स्थान बीकानेर क्षेत्र में। बीकानेर में जोरवाड़ी में राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्था केंद्र है। मतलब कि ऊँट अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? बीकानेर के जोरवाड़ी क्षेत्र में है। बीकानेरी नस्ल किससे मिलकर बनी है? सिंध और बलूची ऊँट से तैयार होती है। क्या होती है? बीकानेरी नस्लें। ऐसे पूछ सकते हैं बीकानेरी नस्ल किसके संकरण से प्राप्त होती है? तो सिंध और बलूची ऊँट से। विशेषता, इस ऊँट का रंग ज़्यादातर भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा। इसकी ऊंचाई 10 से 12 फीट होती है। इसकी आंखें गोल व बड़ी होती है। इनके कान व गर्दन पर काले बाल पाए जाते हैं। आँख के ऊपर गड्ढा होता है। अंडकोश गोल व बड़े होते हैं जो पीछे से देखने पर दिखाई देते हैं। मादा में स्तन बड़े तथा चूषक 2 छिद्र होते हैं। उपयोगिता, इसका उपयोग सभी कामों में लिया जाता है। दूसरा है जैसलमेरी ऊँट। उत्पत्ति जैसलमेर में, वितरण पाकिस्तान में। विशेषता, हल्के भूरा रंग, ऊंचाई 8 फीट, शरीर छोटा व पतला, कान छोटे व पास में, पैर पतले, तलवे छोटे होता है, तेज दौड़ते हैं। उपयोगिता, सवारी करने में यह ऊँट एक ठंडी रात में 1000 से 140 किलोमीटर तक यात्रा तय कर सकता है। मतलब कि ये ऊँट क्या होता है? एक ठंडी रात में 100 से 140 किलोमीटर तक यात्रा तय कर सकता है। इसका उपयोग पुलिस व सेना करती है। इसका उपयोग पुलिस और सेना करती है। कौन से, ऐसे पूछ सकते हैं कौन से ऊँट का उपयोग पुलिस और सेना करती है? तो जैसलमेरी। मेवाड़ी उत्पत्ति स्थान उदयपुर क्षेत्र में। वितरण, अरावली की पहाड़ियों में इनको आरंभ में पंजाब से लाया गया था। विशेषता, रंग हल्का भूरा, आंखें छोटी छोटी, पैर छोटे, तलवे कठोर, मुंह के निचला होठ गिरा हुआ होता है। मुंह का निचला होठ क्या होता है? गिरा हुआ होता है। सिर बड़ा, गर्दन छोटी। यह ऊँट प्रति घंटा 3 से 5 मिलीमीटर तक चलता है ना, मीएल तक चलता है। उपयोगिता, कृषि कार्यों में इसकी मादा 4 से 6 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। अब पढ़ेंगे पशु रोग। पशुओं में बीमारी का होना या ना होना इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस वातावरण में रहता है, वह किसके संपर्क में रहता है। मतलब कि पशु का बीमार होना इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस वातावरण में रहता है, कि मतलब अच्छे वातावरण में रह रहा है ना, या फिर किसके संपर्क में रहता है। अगर वो रोगी पशुओं के संपर्क में रह रहा है तो उसको रोग ही होगा। स्वस्थ पशुओं के संपर्क में है तो वो स्वस्थ ही रहेगा। पशुओं की बीमारी निम्न कारण होती है। जीवाणु जनित रोग, पशुओं के जितने भी घातक रोग होते हैं जीवाणु द्वारा होते हैं। मतलब पशुओं के जितने भी रोग क्या होते हैं, घातक जो रोग होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? जीवाणु द्वारा। जैसे कि गलघोटू, विश्व ज्वार, लंगड़ा बुखार, क्षय रोग, संक्रमक गर्भपात, ये सब क्या होता है? जीवाणु जनित रोग होते हैं। विषाणु जनित रोग यह जीवाणु से भी अधिक घातक होते हैं। खुरपका, मुरपका, दिन का बुखार, चेचक, पागलपन, ये सारे क्या होते हैं? विषाणु जनित रोग होते हैं। परजीवी रोग, इसमें परजीवी कीट पशुओं के अंदर निवास करते हैं, त्वचा के ऊपर तथा अंदर। इसमें क्या होता है? पशु क्या होते हैं? ऊपर निवास करते हैं। ये जो परजीवी रोग होते हैं पशुओं के ऊपर, कीट क्या होते हैं? इसमें पशुओं के ऊपर निवास करते हैं। ये रोग 2 प्रकार के होते हैं। अब परजीवी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अंदर होते हैं और एक बाहर होते हैं। एक बाह्य परजीवी, ये त्वचा के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे जूं, खिल्ली, पिस्सू, ये क्या होता है? बाह्य परजीवी होता है। अंतः परजीवी, ये शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं जिसके कारण लाल पेशाब का आना, गोबर का पतला होना, पेट के कीड़े, ये सब क्या होते हैं? अंतः परजीवी होते हैं। जन्मजात रोग, वह पशु जो पैदा होने के साथ ही ग्रसित हो, मतलब कि वो जो रोग जो जन्मजात हो। फ्री मार्टिन, ये क्या होता है? जन्मजात रोग है। अपाचे रोग, वह रोग जो पशु के खान पीन व पाचन संबंधित हो। एक तो की मिल्क फीवर और क्रिप्टोसिस, ये क्या होता है? अपाचे रोग होते हैं। खराब खान पीन के कारण
इसके कारण पोषक तत्वों में न्यूनता आ जाती है तथा कब्जा, दस्त, खांसी, निमोनिया आदि देखा जाता है। ये क्या होता है? खान पीन के कारण होता है। स्वस्थ पशु के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं? स्वस्थ पशु के जो सामान्य क्रियाओं में जैसे शारीरिक, मानसिक व क्रिया की क्रिया आदि दर्शाता हो। सभी क्रियाएं क्या है? ये दर्शाता हो, शारीरिक, मानसिक हो, है ना। देखने पर चौकन्ना, कान खड़े हुए, चमकीले, चमकदार त्वचा, मतलब कि देखने पर वो क्या हो लगे? चौकन्ना लगे, कान खड़े हो, चमकीली त्वचा हो। शरीर का तापमान, श्वास गति व नाड़ी गति सामान्य हो। गोबर का रंग व ढीला सामान्य हो, गोबर का रंग भी सामान्य हो और वह ढीला हो, है ना। पशु का खान पीन व जुगाली सामान्य हो। पशु उत्पादन सामान्य हो। बछड़ा को पिला रही हो, मतलब बछड़े को दूध पिला रही हो। तो ये क्या होते हैं? सभी स्वस्थ पशु के लक्षण होते हैं। अब बीमार पशु के क्या लक्षण होते हैं देखते हैं। जिन्हें शारीरिक, मानसिक क्रिया असाधारण, मतलब ये सारी क्रियाओं असाधारण हो। खान पीन में जुगाली बंद या अनियमित हो जाए, मतलब वो जुगाली करना बंद कर दे, खान पीन खाए कभी नहीं खाए, तो वो बीमार पशु। आँख, मुंह या कान आदि से लार का गिरना, मतलब कि मुंह से क्या? लार का गिरना। कान लटके हुए, त्वचा के बाल खड़े हुए, कान क्या होते हैं? लटके हुए, ढीला सा, है ना। त्वचा के बाल खड़े हुए। गोबर पतला व बदबूदार, गोबर कैसा होता है? पतला होता है और बहुत बदबूदार होता है। शरीर का तापमान, श्वास गति अनियमित हो, शरीर का तापमान भी सही नहीं हो और श्वास गति भी अनियमित हो। दूध के अचानक में कमी आ जाए, मतलब कि उसका जो उत्पादन हो वो भी सही तरीके से नहीं हो रहा हो। पशुओं में होने वाले रोग, अब एक एक करके पशु के रोग पड़ते हैं। पहला है पशु माता पशु प्लेग। यह वायरस द्वारा होता है, ये संक्रामक रोग होता है। इसके कारण प्रतिवर्ष लाखों पशु मारे जाते हैं। ये जुगाली करने वाले पशुओं में होता है। ये गाय भैंस में अधिक घातक होता है। इसके कारण ये किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन सूखे मौसम में अधिक फैलता है। ये किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन सूखे मौसम में अधिक फैलता है। अब है संक्रमण का तरीका। दूषित चारे से, दूषित पानी से, एक दूसरे पशुओं के स्राव द्वारा फैलता है, मतलब कि ये इनके द्वारा फैलता है। रोग कारक किसके द्वारा होता है? क्षनित वायरस द्वारा होता है। अब ये वायरस कैसा होता है? वायरस, ये वायरस शरीर के अंदर लंबे समय तक जीवित रहता है, लेकिन शरीर के बाहर 24 घंटे, शरीर के बाहर तो 24 घंटे और शरीर के अंदर लंबे समय तक जीवित रहता है ये वायरस। और कौन सा वायरस है? इसका नाम क्षनित वायरस। प्रभावित अंग, इस रोग में आहार नाल प्रभावित होती है। आहार नाल में छाले पड़ जाते हैं। अब इसमें लक्षण क्या होंगे? पशु के लाल आंखें हो जाएंगी, पानी बहेगा, शरीर का तापमान 104 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो जाता है। ठोस गोबर के साथ खून आता है। घातक लक्षण में खून जैसे दस्त होते हैं। मुंह में छाले हो जाते हैं तथा स्राव, लार, मतलब स्राव क्या? लार गिरती है। 4 से 7 दिन के अंदर पशु मर जाता है। उपचार क्या क्या उपचार देते हैं इसके अगर ये हो जाए तो? इंजेक्शन देते हैं। सल्फामिडीन 50 मिली का यह अंतः शिरा में दिया जाता है, IV, है ना। दस्त रोकने के लिए सल्फामिडीन 15 और एनाल्जीन 15 IM अंतःपेशीय में देते हैं। रोग के बचाव, अब ये तो उपचार थे, अब कैसे बचा जा सकता है, मतलब कि ना होए ये रोग। पशुओं को नियमित रूप से डेंटल पेस्ट का टीका लगवाना चाहिए। स्वस्थ पशुओं को स्वस्थ स्थान तथा कुछ दूरी पर रखना चाहिए, मतलब कि दूर, स्वस्थ पशु को अलग और संक्रमित पशुओं को अलग, और स्वस्थ स्थान मतलब जहाँ रहते हो वहाँ स्थान एकदम स्वस्थ हो, है ना। अब है दूसरा खुरपका रोग। यह रोग सबसे पहले पैरों के नीचे से आरंभ होता है। यह रोग क्या होता है? सबसे पहले पैरों के नीचे से आरंभ होता है। इसके पश्चात यह मुंह तक आ जाता है। ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी में होता है। संक्रमण का तरीका कैसे होता है? दूषित चारे व पानी के सेवन से, हवा के माध्यम से, दूषित मिट्टी के संपर्क से। रोग कारक कौन वायरस द्वारा होता है? कौन से वायरस द्वारा होता है? AOC, सेट फर्स्ट, सेट सेकंड, सेट थर्ड और एशिया सेट फर्स्ट है, इसके द्वारा ये होता है। प्रभावित अंग, क्या अंग प्रभावित होता है इस रोग से? पैर व मुंह। लक्षण, तेज बुखार आता है, मुंह के छालों से लगातार लार गिरती है। अब ये होगा जैसे पैर में छाले हो रहे हैं तो मुंह में कैसे है? वो क्या होता है, जैसे पैर में छाले होते हैं तो पशु क्या होता है उसमें, उसको खुजली करने के लिए क्या होता है, उसको जीभ से चाटता है, तो वहाँ पे जो जीवाणु होते हैं या विषाणु होते हैं वो मुंह में चल जाते हैं, तो मुंह में क्या होता है, छाले हो जाते हैं और लगातार लार गिरती है। पशु लंगड़ा के चलेगा, मतलब खुरों में होंगे
तो पशु लंगड़ा के चलेगा, सही से चल नहीं पाएगा। दूध का अचानक से कम होना जुगाली बंद कर देता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, जुगाली इतनी कर नहीं पाता। अब क्या क्या उपचार देते हैं, फिटकरी के घोल से छालों को धोना चाहिए, लाल दवा से पैरों छालों को धोएं, खुरों पर कीड़े ना बैठने दें, मतलब कि खुरों पर कोई कीड़े वीड़े ना बैठें। तारपीन के तेल का उपयोग करें, पशु चिकित्सा से संपर्क करें। फिर है अब बचाव, ये तो था उपचार, अब बचाव। FMD का टीका लगाएं, बीमार पशुओं को स्वस्थ पशु से अलग रखें, मृत पशु को मिट्टी में दबा दें। जहाँ पशु रहता है उस जगह को साफ रखें, मतलब कि उस जगह को साफ रखें, उससे भी प्रभावित होगा ये। अब है तीसरा जहरवाद। इस रोग को लंगड़ा बुखार के नाम से जाना जाता है। ये मुख्यतः गाय भैंसों में होता है, ये छोटे पशुओं में ज़्यादा होता है, ये वर्षा ऋतु में अधिक फैलता है। इसके कारण पशु लंगड़ा के चलता है। संक्रमण का तरीका कैसे कैसे होता है, संक्रमण का तरीका संक्रमित चारे, पानी से, संक्रमित मिट्टी से। कैसे होता है, संक्रमित चारे या पानी से हो सकता है, संक्रमित मिट्टी से हो सकता है। रोग कारक क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, ये क्या होता है, जीवाणु होता है। रोग के लक्षण कैसे, मतलब क्या क्या लक्षण दिखेंगे, तेज बुखार होगा, कंधे में मांसपेशियों में दर्द होगा, पशु लंगड़ा के चलेगा, पशु खान पीन बंद कर देगा, मतलब कि तेज बुखार होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, लंगड़ा के चलेगा पशु, है ना, खान पीन बंद कर देगा। अब उपचार इसमें क्या क्या देखते हैं, एक तो प्रोकेन पेनिसिलियम फोर्ट का इंजेक्शन देते हैं और सूजन के लिए डेकेसोन का इंजेक्शन देते हैं। प्रतिवर्ष BQ का इंजेक्शन देना चाहिए। बचाव के लिए पशु के स्राव को जला देना चाहिए, स्वस्थ पशुओं को अलग रखना चाहिए। ये था जहरवाद। अब चौथा एंथ्रेक्स। इस रोग को तितली व जहरी बुखार के नाम से जाना जाता है। कौन से रोग को तितली या जहरी बुखार के नाम से जानता है, एंथ्रेक्स। ये तेजी से फैलने वाला रोग है। यह गाय, भैंस, भेड़, बकरी में आदि में फैलता है। संक्रमण का तरीका किस किस से फैलता है, संक्रमित चारे से तथा पानी से, खून चूसने वाली मक्खी व मच्छर से, संक्रमित मनुष्य से, पशुओं में। अब ये एक ही रोग है जो संक्रमित मनुष्य से किस में जाता है, पशुओं में। तो ऐसे पूछ सकते हैं कौन सा रोग है जो संक्रमित मनुष्य से पशुओं में जाता है, तो कौन सा है, एंथ्रेक्स। रोग कारक किसके द्वारा होता है, बैसिलियस एंथ्रेसिस जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा होता है, एंथ्रेक्स रोग बैसिलियस एंथ्रेसिस जीवाणु द्वारा। प्रभावित अंग रक्त, पीलिया व उत्तक। रोगों के लक्षण, मुंह व नाक से झागदार खून का आना, तापमान 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट में, कभी गले व पैरों में सूजन का आना। कभी कभी क्या होता है, गले व पैरों में सूजन आ जाती है, खून के दस्त का होना। उपचार क्या क्या उपचार देते हैं, सल्फाडिमिडीन का इंजेक्शन IV में देते हैं और डेक्सासोन का इंजेक्शन IM में। बचाव, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन लगाना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन लगा देना चाहिए। बचाव में मृत पशु को ज़मीन में दबा देना चाहिए। पांचवा है गलघोटू। यह गाय, भैंस, भेड़, बकरी में होने वाला जीवाणु जनित रोग है। ये क्या होता है, जीवाणु जनित रोग होता है। यह रोग बरसात के दिनों में अधिक फैलता है। यह छोटे पशुओं में अधिक फैलता है। संक्रमण का तरीका, खून चूसने वाली मक्खी व मच्छर से फैलता है, संक्रमित चारे व पानी से फैलता है। ये जीवाणु शरीर में प्रवेश करके जहर पैदा कर देते हैं। जीवाणु क्या होते हैं, शरीर में प्रवेश करके जहर पैदा कर देते हैं। रोग कारक जीवाणु, पास्चुरेला बोवी सेपिटिका। पास्चुरेला बोवी सेपिटिका जीवाणु द्वारा होता है। प्रभावित अंग श्वासनाल। रोगों के लक्षण, तेज बुखार कपकपाहट के साथ आता है। गर्दन के नीचे व सूजन। गर्दन के नीचे क्या होती है, सूजन हो जाती है। सांस के साथ घरघर की आवाज़ आना, आँखों का लाल हो जाना। उपचार क्या क्या देते हैं, सल्फामिडीन का इंजेक्शन और गर्दन के लिए नीमोवेट का इंजेक्शन। बचाव क्या क्या कर सकते हैं, वर्षा ऋतु में HS का टीका लगाना चाहिए। स्वस्थ व बीमार पशु को अलग अलग रखना चाहिए। मृत पशु को भूमि में दबा देना चाहिए। ये गलघोटू रोग था। अब छठा है थैलेना रोग। इसका रोग क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई एंग्लेसिया। ये इसका रोग कारक होता है। इसमें गादी व आयन कठोर हो जाते हैं, वे पीड़ादायक होती है। ये क्या होता है, बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है। इसके कारण पशुओं के दर घट जाती है, मतलब कि पशुओं की दर घट जाती है और आर्थिक नुकसान अधिक मिलता है। फैलने का कारण कैसे कैसे फैलता है, थनों के माध्यम से अत्यंत आयन को संक्रमित करता है। ये क्या होता है, थनों के माध्यम से आयन को संक्रमित करता है। पशु बांधने की जगह गादी व गंदे
हाथों से दूध निकालते हो उसी से भी फैल सकता है। मतलब कि पशु बांधने की जगह हो गंदी हो या गंदे हाथों से दूध निकाल रहे हो, गंदी मतलब कि अच्छी विधि से मतलब सही विधि से दूध नहीं निकाल रहे हो तो उससे भी ये रोग फैलता है। रोग कारक जीवाणु, कवक व सूक्ष्म प्लाज्मा द्वारा, मतलब कि यही होता है, जीवाणु होता है ये। लक्षण, थन में सूजन आ जाती है तथा थन कठोर हो जाते हैं। थन में क्या होती है, सूजन आ जाती है और कठोर हो जाता है। दूध का रंग परिवर्तन हो जाता है, दूध में बदबू आती है, थन में गांठें पड़ जाती है। उपचार, एंटीबायोटिक देनी चाहिए सुबह शाम, इंजेक्शन एम्पिसिलिन और क्लोरोकाइसिलिन का इंजेक्शन देना चाहिए। आईएम में दर्द के लिए नेमोनेक्स का इंजेक्शन देना चाहिए। आईएम बचाव, पशुशाला को साफ रखना चाहिए। दूध निकालने से पहले हाथ धोने चाहिए, मतलब कि जब दूध निकाल रहे हैं तो उससे पहले हाथ धोना चाहिए। दूध निकालने से पहले व बाद में गादी को धोना चाहिए, मतलब कि दूध निकालने से भी पहले गादी को धोना चाहिए और उसके बाद मतलब निकाल ले उसके बाद भी गादी को धोना चाहिए। दूध सही समय पर निकालें, गादी से पूरा दूध निकालें। ये था थैलेना रोग। अब है 7वां टिक फीवर। ये रोग पढ़ेंगे। ये पशुओं में होने वाला बुखार है। इसमें रक्त द्वारा परजीवी बोवीफिलस द्वारा फैलता है। रक्त परजीवी बोवीफिलस द्वारा फैलता है। लक्षण, भूख में कमी होती है, वजन घट जाता है, खून में कमी, दूध में कमी। उपचार, स्वस्थ पशुओं को दूर रखें, जिस स्थान पर बुखार का प्रकोप हो वहाँ आसपास की वनस्पति को जला देना चाहिए। चिकित्सा की सलाह से कीटनाशी दवाई का छिड़काव करना चाहिए। और कौन सी, ब्यूटॉक्स छिड़काव करना चाहिए कीटनाशी दवाई का। दूध उपचार, 8वां, यह उपापचय रोग है। गाय भैंस में ब्यावन से पहले होता है। इसमें कैल्शियम की कम मात्रा देखी जाती है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम की कम मात्रा देखी जाती है। मेन तो रोग का कारण कैल्शियम की कमी का होना, ब्यावन के पश्चात खीस का भार आ जाना, आहार में कमी। रोगों के लक्षण, पशु धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, पशु अपनी गर्दन को पीठ पर रखकर ढीली अवस्था में आ जाता है, मतलब बिल्कुल ढीला ढाला सा, एकदम चुपचाप सा ऐसे, है ना। शरीर का तापमान कम हो जाता है, आंखें सूखी हो जाती है, पशु मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है। कैल्शियम की कमी होगी तो मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएगी। उपचार, कैल्शियम की मात्रा बढ़ानी चाहिए, बोरो ग्लूकोनेट का इंजेक्शन देना चाहिए, आईवी में देना चाहिए। बचाव क्या क्या कर सकते हैं, कैल्शियम युक्त आहार खिलाना चाहिए, मतलब कि जो आहार दे रहे हैं उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो। ब्यावन से पहले विटामिन की खुराक देनी चाहिए। ब्यावन से पहले क्या होता है, विटामिन की खुराक दो अच्छी। प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम खनिज लवण खिलाने चाहिए। 9वां है फिर फड़किया रोग। यह जीवाणु द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा। ये जीवाणु आंत में प्रवेश करके विष बनाते हैं, मतलब टॉक्सिक बनाते हैं, विष बनाते हैं। यह भेड़ बकरी के लिए घातक होता है। संक्रमण का तरीका, संक्रमित चारे दाने पानी से होता है। प्रभावित अंग, आहारनाल। लक्षण, पेट दर्द, बेचैनी रहेगी, बार बार उठना बैठना, पशु को अफरा आ जाती है, सांस लेने में तकलीफ, हाथ पैरों में ऐंठन। भेड़ रात को स्वस्थ रहती है, वह सुबह मर जाती है। रात को तो क्या होती है, भेड़ स्वस्थ रहती है और सुबह तक मर जाती है। इसमें उपचार क्या करते हैं, डेक्सोन का इंजेक्शन देते हैं। आईएम में एंटीबायोटिक कौन सी देते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन देते हैं। और बचाव, ITV का टीका लगवाना चाहिए। मृत पशु को दबा देना चाहिए, जहाँ प्रकोप हो वहाँ ना जाए, मतलब कि जहाँ प्रकोप वहाँ पशु को ना ले जाएं या वहाँ ना रखें। सर्रा रोग, यह एक तेज बुखार है जो रुक रुक के आता है। ये क्या होता है, एक तेज बुखार जो रुक रुक के आता है। इसमें पशु चक्कर काटता है। इसमें क्या होता है, पशु चक्कर काटता रहता है, बैठता नहीं है। रोग कारक, ट्रेपेनोसोमा प्रोटोजोआ जो मक्खी द्वारा फैलता है। ये क्या होता है, ट्रेपेनोसोमा होता है। ये क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है जो मक्खी द्वारा फैलता है। लक्षण, इसके लक्षण 3 अवस्थाओं में देखे जाते हैं। तीव्र लक्षण, तेज बुखार आना, पशु खान पीन छोड़ देता है तथा नशीला दिखता है। मतलब कि तीव्र लक्षण में क्या होता है, तेज बुखार आएगा, खान पीन छोड़ देगा, नशीला दिखाई देता है। मध्यम में हल्का बुखार कभी आता है कभी नहीं आता, कभी खाना खाता है कभी नहीं खाता, कभी जुगाली करता है कभी नहीं करता। मतलब कि इसमें क्या होता है, हल्की हल्की चीज़ होती है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता, है ना बुखार। कम लक्षण में इसमें बुखार नहीं आता, पशु पागल की तरह घूमता रहता है। इसमें बुखार तो नहीं आता पर पशु क्या घूमता ही रहता है पागलों की तरह। उपचार, इंजेक्शन
क्वीन IV में और टोनाफास्फोन IV में देते हैं। बचाव ही, और इसका बचाव क्या है, बचाव ही उपचार है, इससे बचा जाए वही उपचार है। खाज खुजली, यह पशु का चर्म रोग होता है, ये माइटेक्स परजीवी द्वारा उत्पन्न होता है। लक्षण, शरीर पर सूजन आना, फुंसियाँ होना, बाल गिर जाते हैं, चमड़ी का रंग लाल हो जाता है। रोग कारक, सॉर्पिटस कीटाणु द्वारा और डेमोडेक्स कीटाणु द्वारा होता है। उपचार, जहाँ पशु बांधे जाते हैं उसे साफ रखें, पशुओं को दूर रखें, सल्फर मिलाकर पशुओं की त्वचा पर तेल लगाएं। नोट, अब ये नोट है, गाय भैंसों के 3 महीने से कम बच्चों को टीका ना लगवाना चाहिए, मतलब कि 3 महीने से कम के बच्चों को क्या करते हैं, टीका नहीं लगवाएं। भेड़ बकरी में 2 माह से कम के मेमनों को टीका ना लगवाएं। अब हम पढ़ेंगे दूध विज्ञान, ये भी 12th का चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। परिचय, आज़ादी के बाद दूध उत्पादन में वृद्धि हुई। आज़ादी के बाद क्या, दूध उत्पादन में वृद्धि हुई। दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। दूध उत्पादन में क्या है, भारत का प्रथम स्थान है। 1951 में 17 मिलियन टन दूध उत्पादन था। 2017 में 163.60 मिलियन टन है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुसार 2016-17 में प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 352 ग्राम दूध उपलब्ध था। अतः भारतीय चिकित्सा अनुसंधान के अनुसार प्रति व्यक्ति को 280 ग्राम दूध आवश्यक होता है। मतलब कि भारतीय डेयरी के अनुसार तो 352 ग्राम दूध उपलब्ध था, और चिकित्सा के अनुसार कितना होना चाहिए, 280 ग्राम दूध आवश्यक होना चाहिए प्रति व्यक्ति को। मतलब इतना दूध तो पीना ही चाहिए। भारतीय गायों की दूध उत्पादन क्षमता, भारत में 190.90 मिलियन गाय पाई जाती है, जो संसार की गायों का 16.5% तक का हिस्सा है। एक भारतीय गायों का एक वर्ष में 1600 किलोग्राम दूध उत्पादन क्षमता होती है। एक भारतीय गाय कितनी होती है, 1600 किलो दूध उत्पादन क्षमता होती है। ICDP सघन पशु विकास योजना, इस योजना के अंतर्गत 1 लाख प्रजनन योग्य मादा पशुओं को चुना गया। क्या किया गया, 1 लाख प्रजनन योग्य मादाओं को चुना गया। इस योजना के अंतर्गत पशुओं को संतुलित आहार व चिकित्सा दी जाती है। दूसरा है उन्नत नस्लों के विदेशी सांडों से संकरण। इस योजना में स्थायी गायों का संकरण विदेशी सांडों से कराया गया। मतलब कि स्थानीय गाय जो थी उनका विदेशी गायों से संकरण कराया गया। इसमें नस्ल सुधार हेतु किया गया, इसको क्या गया, नस्ल सुधार हेतु किया गया। दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु किया गया। कृत्रिम गर्भधारण, इसमें भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा कई स्थानों पर कृत्रिम गर्भधारण केंद्र खोलकर नस्ल सुधार काम किया गया। मतलब कि क्या हुआ, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्या कृत्रिम गर्भधारण केंद्र खोलकर नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया गया। कृत्रिम भ्रूण स्थानांतरण तकनीक, इस तकनीक में अच्छी नस्ल की गायों के अंडों को प्राप्त करके बाह्य निषेचन कराकर विदेशी किसी नस्ल डालकर नस्ल सुधार भ्रूण स्थानांतरण कहलाता है। मतलब कि क्या होता है, इस तकनीक में क्या करते हैं, नस्ल की गायों का, अच्छी नस्ल की गायों के अंडों को क्या कहते हैं, प्राप्त करते हैं, और बाह्य या विदेशी गायों में क्या करते हैं, स्थानांतरण करवा देते हैं। इससे क्या होता है, नस्ल सुधार होती है। अच्छा, मतलब उनसे जो किस्म उत्पन्न होगी वो अच्छी किस्म होगी, उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा, तो इसलिए इसको कहते हैं स्थानांतरण भ्रूण। फिर है विभिन्न राज्य में नस्ल सुधार योजना। इसमें 3 मुख्य राज्य हैं। एक तो इंडो डेनिश प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट कर्नाटक में चलाया गया। ये कौन से कहाँ चलाया गया, कर्नाटक में। इसमें स्थानीय नस्ल की गायों का रेड डेकन डेन नस्ल के सांडों से संकरण कराया जाता है। इसमें क्या होता है, स्थानीय गायों जो होती हैं उसका रेड डेन नस्ल के सांडों से संकरण कराया जाता है। इंडो जर्म प्रोजेक्ट, ये हिमाचल में चलाया गया। इसमें हाईलैंड के सांड का स्थानीय गायों से संकरण कराया गया। हाईलैंड मतलब कि क्या हुआ, हिमाचल में चलाएगा, और स्थानीय गायों का संकरण किससे कराएगा, हाईलैंड के सांड से। इंडो स्विस प्रोजेक्ट, यह पटियाला में चलाया जाता है। इसमें ब्राउन स्विस सांड का संकरण हरियाणा गाय से कराया जाता है। ये क्या होता है, ये पटियाला में चलाया गया था, और ब्राउन स्विस सांड का संकरण किससे कराया गया था, हरियाणा गाय से। संतति परीक्षण, इसमें अच्छी नस्ल के सांडों उत्पन्न बछड़ों को अच्छी तरह से पालन पोषण करके अगली पीढ़ी के लिए तैयार करना, ये क्या होता है, संतति परीक्षण। गौशाला
आवारा पशु को पकड़कर उनकी देखभाल देख रेख करना, मतलब कि गौशाला क्या होती है, आवारा जो पशु घूमते रहते हैं ना, उनको पकड़ के उनको वहाँ गौशाला में मतलब ले जाना और उनकी देखभाल करना अच्छे से। खान पीन वगैरह। की विलेज, इसमें इसमें 5 वर्षीय योजना सरकार द्वारा लागू की गई, जिसके अंतर्गत पशुओं के रोग व विकास को आंका जाता है। इसमें रोग व विकास, पशुओं के रोग और विकास को आंका जाता है। सरकारी डेयरी, पूरे देश में राज्य स्तर पर सरकारी डेयरी स्थापित की गई, जिसके अंतर्गत डेयरी विकास को आंका गया और इसी के आधार पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई। और कब हुई थी राष्ट्रीय विकास बोर्ड की डेयरी की स्थापना? 1965 में, जिसका मुख्यालय गुजरात में है। जिसका मुख्यालय कहाँ है? गुजरात में है। तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई और यह संसार की सबसे बड़ी डेयरी योजना थी। ये क्या थी? संसार की सबसे बड़ी डेयरी योजना थी, जिसको आज ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ऐसे पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। भारतीय डेयरी निगम, भारत सरकार ने 13 जनवरी 1970 में स्थापित की गई। यह ऑपरेशन फ्लड की अन्य डेयरी विकास योजनाओं की एक कड़ी थी। मतलब क्या ऑपरेशन फ्लड व अन्य डेयरी विकास योजनाओं की क्या थी? एक कड़ी थी। अब है श्वेत क्रांति। डेयरी क्षेत्र को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। मतलब वह कौन सी श्वेत क्रांति किसके लिए चलाई गई थी? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, दूध के लिए। ऑपरेशन फ्लड ये 3 चरणों में चलाया गया। प्रथम चरण 1970 में चलाया गया। इस चरण में दूध से दूध चूर्ण व बटर ऑयल आदि बनाया गया। इसमें क्या होता है? दूध से दूध चूर्ण व बटर ऑयल बनाया गया, जो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में भेजा गया, जो काफ़ी सफल रहा। जो बना के कहाँ भेजा गया? इन क्षेत्रों में भेजा गया। द्वितीय चरण 1 जुलाई 1978 में चलाया गया तथा 1985 बाद बंद कर दिया गया। मतलब कि 1 जुलाई 1978 में तो चलाया गया था और 1985 में क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। ये प्रथम चरण की कमियों को पूरा करने के लिए चालू किया गया। मतलब कि जो इस प्रथम चरण में जो कमियां थी उनको पूरा करने के लिए चलाया गया था। इसका उद्देश्य दुधारू मवेशियों का विकास करना, उत्पादन में वृद्धि करना था। तीसरा चरण यह 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर शुरू किया गया। तीसरा चरण क्या हुआ? 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर शुरू किया गया। इसमें पशुओं की बीमारी तथा रोगों पर ध्यान दिया गया। इसमें क्या हुआ? ये पशुओं की बीमारी तथा रोगों पर ध्यान दिया गया। इसमें जैसे कि खुरपका, मुरपका रोग, बैसिलियस, इसको माल्ट ज्वार के नाम से जाना जाता है, PPR कहते हैं, क्लोसिस स्वाइनर ज्वार, इसमें ये सारे रोगों को ध्यान रखा गया। राजस्थान में दूध उत्पादन 1934 मिलियन टन है। ग्रामीण स्तर पर 14193 दूध सरकारी समितियां हैं, जिनमें से महिला दूध सरकारी समिति 599 है। ये आपका एनिमल हस्बेंड्री पूरी हो गई। मैं आशा करती हूँ कि आपको पूरा समझ आया होगा। थैंक यू।